क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर धरती के चारों ओर घूमने वाले ये हजारों सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों नहीं गिरते? अगर आप इसका कारण वहां पर ग्रेविटी का न होना मानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैटेलाइट जहां पर घूम रहे हैं, वहां पर लगभग उतनी ही ग्रेविटी है जितनी पृथ्वी की सतह पर है। जी हाँ, यहाँ पर हम जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बात कुछ और ही है, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धरती की एक्टिव खतरनाक ग्रेविटी को चीरकर सैटेलाइट्स स्पेस में कैसे पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, कृत्रिम सैटेलाइट जिन्होंने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, उन्हें स्पेस में स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती दुनिया में कुछ ही देश पार कर पाते हैं, जिसमें भारत टॉप में से एक है। हम स्पेस में हमारी आधुनिक सुविधाओं के लिए जिन सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, वह एक छोटे से बॉक्स से लेकर एक बड़े कंटेनर या बड़े ट्रक जितनी भी बड़ी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट को किस काम के लिए स्पेस में छोड़ा जा रहा है। अब हम हमारी पृथ्वी पर कुछ फिजिक्स के लॉ से बंधे हुए हैं, और लॉ ये कहता है कि जब भी हम आसमान में कुछ भी फेंकते हैं, तो वह नीचे जरूर आता है, और अगर हम उसे फेंकने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा दें, तो वह ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। लेकिन जब उसमें ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वह नीचे ही आ जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष में फेंकें कि वो कभी वापस लौटकर ही ना आए? और दोस्तों, द आंसर इस यस और यहाँ पर आती है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। अब हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 40,300 किलोमीटर पर आवर। और अगर किसी चीज को इस स्पीड से अंतरिक्ष में फेंका जाए, तो वो बेशक पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगी, वह कर्मण लाइन को पार करके स्पेस में चली जाएगी। अब इतनी ज्यादा स्पीड, यानी कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो हम कोई चीज फेंक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे रॉकेट्स में वह ताकत है कि वे इस गति को हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए इसरो जैसी संस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार के रॉकेट्स का उपयोग करती हैं, जिसमें एक है सॉलिड फ्यूल इंजन, जिसमें फ्यूल सॉलिड होता है। दूसरा है लिक्विड फ्यूल इंजन, जिसमें फ्यूल लिक्विड होता है। और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन, इसमें फ्यूल बहुत ही कम तापमान, यानी कि -253 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन। अब दोस्तों, इन तीनों इंजन्स का उपयोग करके स्पेस एजेंसियां रॉकेट में सैटेलाइट को रखकर उसे स्पेस में पहुंचाती हैं। यानी कि सबसे पहले पहला इंजन स्टार्ट होता है, और वह अंतरिक्ष की ओर, स्पेस की ओर चलता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद दूसरा इंजन स्टार्ट होता है, और करीब 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर अब जाने के बाद, मतलब कि जिस भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्रस्थापित करना है, वहां पहुंचने के बाद फाइनली क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है। हालांकि अब तक जो 2 इंजन इस पूरे सिस्टम को ऊपर लेकर आए, वह तो बस शुरुआत थी, और अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि अब तक तो हम पृथ्वी की सतह से ऊपर ही आए हैं, लेकिन अब पूरजोश से, यानी कि अर्थ की वेलोसिटी को पार करके और पृथ्वी के घुमाव की रफ्तार को भी पार करके सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च करना होगा। और इस फाइनल स्टेप के लिए क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो जाता है। पहले वाले सारे पुर्जे डिटैच हो जाते हैं और पृथ्वी पर गिरा दिए जाते हैं, और क्रायोजेनिक इंजन उस सैटेलाइट को करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि करीब 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रस्थापित करता है। दोस्तों, यह गति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को प्रस्थापित करना है, तो 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही गति चाहिए। अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा गति हुई, तो
तो वह सैटेलाइट अति फोर्स की वजह से पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। और अगर स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसे खींच लेगी और वह अंततः जलकर खाक हो जाएगा या पृथ्वी पर गिर जाएगा। इसलिए स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में यानी कि करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च करना हो तो क्रायोजेनिक इंजन को 10.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का फोर्स लगाना पड़ता है। अब आप समझे दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर आने के लिए यानी कि पृथ्वी की वेलोसिटी को पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए। लेकिन इसके बाद सैटेलाइट को पुश करने के लिए पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रॉपर्ली धक्का देकर उसे प्रस्थापित करने के लिए भी एक निश्चित स्पीड चाहिए, ताकि वह सैटेलाइट एक स्पीड से पृथ्वी के फ्लो में आ जाए, ना वह गिरे और ना ही वह कहीं दूर चला जाए, बस पृथ्वी के आसपास घूमता रहे। और ऐसे ही सैटेलाइट्स पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। एक निश्चित सीमा, एक निश्चित स्पीड के कारण अब इन्हें पृथ्वी के आसपास घूमने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। बस अब सब कुछ नेचुरली होता जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहरी चीज इस सैटेलाइट की स्पीड में रुकावट पैदा करती है तो उसकी स्पीड कम होकर वह पृथ्वी के वायुमंडल में चला जाएगा और गिरकर खाक हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो यह सैटेलाइट वहां पर स्थापित ही रहेगा। अब पृथ्वी से परे जहां पर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वहां पर लगभग पृथ्वी के जितनी ही ग्रेविटी होने के बावजूद भी वह सैटेलाइट्स को पृथ्वी की ओर खींच क्यों नहीं लेती? सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैरते क्यों रहते हैं? पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसे होने के बावजूद भी वह सतह पर गिर क्यों नहीं जाते? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि वहां पर घूमने वाले फ्री फॉल सैटेलाइट्स गिरते हैं और लगातार गिरते रहते हैं, लेकिन सीधे नीचे नहीं, पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि उन सैटेलाइट्स की गति आगे की दिशा में यानी कि वह जिस दिशा में ऑर्बिट कर रहे हैं उस दिशा में बहुत ही तेज होती है और वह 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। और इतनी स्पीड से पृथ्वी का ऑर्बिट करने वाला वह सैटेलाइट हर बार जब गिरता है तो धरती उतनी ही दूरी पर गोलाई में मुड़ जाती है, यानी कि कर्वेशन आ जाता है। और नतीजा यह होता है कि वह लगातार गिरने वाला सैटेलाइट भी इतनी तेज गति के कारण पृथ्वी पर गिरने की बजाय उसका परिभ्रमण करता रहता है। मतलब कि उस सैटेलाइट की स्पीड उसे गिरने ही नहीं देती। पृथ्वी के कर्वेशन और एक निश्चित सीमा पर एक ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को लगातार तैराती रहती है। इसे आसान उदाहरण से समझें तो दोस्तों, जब हम तालाब में पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं जिसे अगर वर्टिकल लाइन में फेंका जाए तो वह सीधा पानी के अंदर गिर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन उस पत्थर को सीधी दिशा में हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो एक सीमा तक वह टप्पे खाएगा, यानी कि 1 या 2 टप्पे खाने के बाद गिर जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। लेकिन अगर कोई तेज स्पीड से उसी तालाब में पत्थर फेंके तो वह पत्थर 10 से 15 टप्पे भी खा सकता है, यानी कि वह पानी को तो छुएगा लेकिन स्पीड के कारण लगातार वेव की तरह आगे बढ़ता रहेगा और जब उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी वह पानी में गिर जाएगा। यहाँ पर सैटेलाइट वह पत्थर है और पानी अर्थ का कर्वेशन मान लो, और यह सैटेलाइट अपनी स्पीड के कारण लगातार टप्पे खाते रहते हैं और पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं। लेकिन वह ग्रेविटी में फंसकर कभी भी अर्थ पर नहीं गिरते हैं। मतलब कि सैटेलाइट की वह प्रखर स्पीड ही है जो उसे पृथ्वी पर गिरने से बचाती है। अब ऊपर हमारी धरती के आसपास उसका वायुमंडल है और इस वायुमंडल के 5 लेयर हैं, जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्टेरोस्फियर और मेसोस्फियर पृथ्वी की सतह से करीब 85 किलोमीटर की रेंज में खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद
यानी कि 85 किलोमीटर से करीब 700 किलोमीटर की रेंज तक जो विस्तार है उसे थर्मोस्फीयर कहते हैं, और 700 किलोमीटर के परे एक्सोस्फीयर शुरू होता है जिसकी बाउंड्री 10,000 किलोमीटर दूर तक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने भेजे सभी सैटेलाइट ट्रोपोस्फियर या एक्सोस्फीयर की रेंज में आते हैं और पृथ्वी की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर जाते ही करमन लाइन आ जाती है और इस विस्तार के बाहर स्पेस शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पृथ्वी की सक्रिय गुरुत्वाकर्षण समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ पर भी पृथ्वी की 95% ग्रेविटी होती है, यानी कि यह लगभग इतनी ही ग्रेविटी है जितनी हमें पृथ्वी पर महसूस होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।